हेलो दोस्तों, आत्ममंथन स्टेनोग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत है। 100 शब्द की गति से डिक्टेशन शुरू होगा कुछ समय बाद। अगर आप इस डिक्टेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। महोदय, हमारे देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन निर्वाचित निकाय संसद एवं विधानमंडल जन इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते रहे हैं एवं जनमत तथा जनादेश के प्रति वचनबद्ध भी होते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब जनाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली संसद द्वारा इन्हीं जनाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका अवैध करार दे देती है, तब क्या न्यायपालिका की इस पुनरावलोकन शक्ति से जन इच्छाओं का अनादर नहीं होता? क्या ऐसा करने का उसे अधिकार है? क्या न्यायपालिका की शक्ति जनशक्ति से ऊपर है? हमारी मौजूदा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है अथवा न्यायपालिका? जब सारी शक्ति का विश्वास था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद, जो कि जन निर्वाचित निकाय है, उसकी भूमिका प्रथम होनी चाहिए और न्यायपालिका की भूमिका गौड़। राजनीतिक व्यवस्था और न्यायपालिका की व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता है। इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। सभा अध्यक्ष जी, अब मैं 6वां प्रश्न जो शिक्षा विभाग के बारे में करना चाहता हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूँ कि पहाड़ी इलाकों में पढ़ाई की स्थिति यह है कि पाठशाला में बच्चों को छोटे छोटे कमरों में दरी पर बैठना पड़ता है। अनुभव यह है कि जहाँ पाठशाला है वहाँ अध्यापक नहीं हैं, जहाँ अध्यापक हैं वहाँ चौक नहीं हैं, जहाँ चौक हैं वहाँ डस्टर नहीं हैं, जहाँ चौक और डस्टर हैं वहाँ अध्यापक नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि पाठशाला में अध्यापक, चौक, डस्टर, दरी की व्यवस्था की जाए। मेरे क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा विद्यालय सन 1967 से संचालित है। मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे प्राथमिक शिक्षा पास तो कर लेते हैं, तो गांव में माध्यमिक शिक्षा विद्यालय नहीं है। उन्हें माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 कोस की दूरी तय करनी पड़ती है। जब माध्यमिक शिक्षा पास कर लेते हैं तो गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है। उन्हें उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ की आबादी करीब करीब 6000 है। यहाँ पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की मांग काफ़ी समय से चल रही है, किंतु आज दिनांक तक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना नहीं हुई है, जिसके कारण शैक्षणिक विकास पूरी तरह से सीमित होता जा रहा है। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अब मैं 7वें प्रश्न पर आना चाहता हूँ। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसफार्मर अधिक मात्रा में जल रहे हैं। जले हुए
ट्रांसफार्मर की समय सीमा में मरम्मत न होने से, किसानों की सिंचाई समय पर न होने से फसल खराब हो रही है। जनप्रतिनिधियों द्वारा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग समय समय पर की जाती रही है, लेकिन क्षेत्र में स्थापित ट्रांसफार्मरों के उन्नयन के प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं हुई। प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं होने के कारण पर्याप्त विद्युत संचालन शक्ति के अभाव में विद्युत उपकरण जल रहे हैं। महोदय, आज भी अपने देश के राजनेताओं की विशेषता कहें या उनकी व्यवस्था या राजनीतिक कलाबाजी या फिर सुर्खियों में बने रहने की इच्छा कि वे विवादित बयान देने में पीछे नहीं रहना चाहते, यह अलग बात है कि बाद में क्षमा मांगना पड़े। लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद सरकार को कई मुद्दों पर पीछे हटना पड़ता है। इस बात से साफ प्रतीत होता है कि किसी भी अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष का होना कितना जरूरी है, लेकिन कई बार यही विपक्ष अपने विरोध के अधिकार का गलत फायदा उठाने का प्रयास करने लगता है और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने लगता है। पार्टी का वैचारिक पक्ष यहाँ आकर थोड़ा कमजोर नजर आने लगता है। सांप्रदायिकता के बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम किसी तरह की सांप्रदायिक घटना सहन नहीं करेंगे। इस मामले में विपक्षी दल हर मुद्दे पर सरकार के ऊपर भारी पड़ रहा है। सभापति महोदय, आजकल भ्रष्टाचार पर बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही है। एक इंसान दूसरे इंसान को भ्रष्टाचारी मान रहा है। एक संगठन दूसरे संगठन पर अनियमितता के आरोप लगाता है। वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर लगी काल्हिक को देख रहा है और उंगली उठाता है, किंतु अपने चेहरे पर लगी काल्हिक देखने की फुर्सत उनको नहीं मिल पाती है। वह दर्पण को झुठलाता है, झुंझलाता है और तोड़ देता है। इस तरह भ्रष्टाचार दूर करने की सारी कार्रवाई सतही बन जाती है। इस प्रकार तो भ्रष्टाचार कभी भी दूर नहीं हो सकता, न इस बात की उम्मीद की जा सकती है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पहली शर्म चारित्रिक सुधार हो सकता है, लेकिन इस ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह समझने के लिए पर्याप्त होगा कि सामाजिक जीवन के बिना चरित्र बल के भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। यह सत्य है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का अपने और अपने परिवार के लिए संग्रहण करना भ्रष्टाचार ही होता है। महोदय, आप जानते होंगे कि हमारे देश का या किसी भी देश का तीसरा स्तंभ धर्मनिरपेक्षता होता है। मैं इस संबंध में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि लोगों ने विभाजन की पीड़ा को भोगा है। उनके लिए विभाजन होना इतिहास का मात्र मध्याय ही नहीं है, उन्होंने विभाजन होते हुए देखा है। मानव इतिहास में यह सबसे बड़ा देशांतरण था। धर्म के आधार पर विभाजन कैसे हुआ था? संभवतः
ऐसा कहना समसामयिक हो सकता है, लेकिन यह सत्य था और मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए आंदोलन ने धर्म के आधार पर विभाजन की मांग की थी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंततः मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं अथवा विभाजन कर दिया जाए, परंतु इसका श्रेय संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता आंदोलनों की संरचना और उस समय के नेताओं के चरित्र बल को जाता है कि इस सब के बावजूद वे प्रतिक्रियात्मक संविधान बनाने की इच्छा के सामने झुके नहीं और उन्हें झुकाया भी नहीं जा सकता था। दूसरी ओर वे प्रत्येक भारतीय को मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए अब समय आ गया है कि इस धर्मनिरपेक्षता की समूची अवधारणा की पुनः व्याख्या करें।